तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं ना। आज की क्लास जो रहेगी, लास्ट दिन हमारा था गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति, आज रहेगा हमारा कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कॉपी और पेन अपने साथ लेके चले। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आयोग को देखते हुए। ठीक है, जिस प्रकार से आयोग क्वेश्चन कर रहा है उसके नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैंने फिर एक बार आपको बता रहा हूँ, कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति रहेगी। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, उत्तराखंड का जो मैप है वो आयताकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति, कॉपी और पेन लेके चले और नोट डाउन करते रहें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति को लेके, ठीक है, जो टोटली हमारा रिव्यू है, जहां से आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सभी चीजें इसमें मेंशन हो जाएंगी। तो कॉपी और पेन लेके चले और जो जो चीजें मैं महत्वपूर्ण बताऊं कि जहां पे स्टार मार्क करना है, वो चीजें स्टार मार्क करते रहे, मे भी आयोग मुझे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है, ठीक है, वैसे तो देखिए बहुत से हैं, तो पहली बार देखिए यहाँ पे कहा गया है, कुछ का मानना है कि जो विष्णु अवतार हुआ था यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत पे, विष्णु अवतार जो हुआ था, यहाँ पे पूर्वांचल पर्वत है, यहाँ पे विष्णु अवतार से इस पूर्वांचल पर्वत में हुआ था, तो इसलिए इसका नाम पूर्वांचल पर्वत या कुमाऊं नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे चल के देखिए, आगे चल के मदन मोहन भट्ट कुमाऊं के इतिहास में या कुमाऊं के रिसर्च में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनका नाम है क्या? मदन मोहन भट्ट। ठीक है, मदन मोहन भट्ट इसको, ठीक है, सीधे विष्णु के अवतार से नहीं मानते हैं, ये कुमाऊं को मेरु मंदन पर्वत का एक हिस्सा मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे स्टार मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, कुमाऊं के यानी कुमाऊं के बारे में जो सबसे ओके, ठीक है, कुमाऊं के बारे में जो सबसे गहन रिसर्च किया है और जो सबसे गहन जानकारी रखते हैं एंशिएंट कुमाऊं के बारे में, वो मदन मोहन भट्ट जी रखते हैं। इनके द्वारा जो विष्णु वाली बात है वो ये बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। ये अपनी नई बात रखते हैं, ये कहते हैं कि कुमाऊं जो था वो मेरु मंदन पर्वत का हिस्सा था। ठीक है, इस पर्वत में पहले मेरु यानी कि कुर्मु नामक ऋषि जो थे वो जब तक करते थे। ठीक है, इनका जो मानना है, मदन मोहन भट्ट का जो मानना है, ये कहते हैं कि यहाँ पे जो मेरु मंदन पर्वत था, कुमाऊं उसका ही हिस्सा था। यहाँ पे जो ऋषि थे कुर्मु, वो यहाँ पे जब तक करते थे, कुर्मु के नाम पे ही इस पूरे क्षेत्र का नाम कुमाऊं हुआ। मदन मोहन भट्ट की फिलॉसफी ये है। ठीक है, और अन्य किताबों की फिलॉसफी वो है। तो मदन मोहन भट्ट की फिलॉसफी के अनुसार उन्होंने कुमाऊं को मेरु मंदन पर्वत का हिस्सा मान रखा है, और ये यहाँ पे कुर्मु जो ऋषि है उसका जब तक स्थान मानते हैं कुमाऊं को, उन्हीं के नाम पे इनकी जो फिलॉसफी है वो कहती है कि उन्हीं के नाम पे इसका नाम क्या है? कुमाऊं पर्वत। ठीक है, इसका नाम कुमाऊं पड़ा। ठीक है, आगे चल के हम आगे चलते रहे। ठीक है, अब जब हम एंशिएंट के बाद मॉडर्न में आए, एंशिएंट में आए, तो एंशिएंट में कुमाऊं के बारे में सबसे प्रमाणित जानकारी देने वाला मैंने आपको बार-बार बता रखा है, स्कंद पुराण का ही हिस्सा था मानसखंड। ठीक है, स्कंद पुराण का ही हिस्सा था मानसखंड। इस मानसखंड में कुमाऊं के बारे में सबसे ज्यादा प्रमाणित जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी मानसखंड में कुमाऊं का सीमांकन किया होगा, वो सीमांकन भी मैं आपको बताऊंगा। तो कहा गया है कि जो आपके ग्रंथ चले, जो भी वेद चले, कुमाऊं का सबसे पहले उल्लेख मानसखंड में है। इससे पहले गढ़वाल का मैं आपको उल्लेख बता चुका हूं, किसमें? वैदिक काल में हिमवंत नाम से है, और दूसरा मैंने आपको बताया महाभारत में उत्तरी कुरु से गढ़वाल शब्द का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। लेकिन कुमाऊं शब्द का उल्लेख न तो वैदिक साहित्यों में है और न ही महाभारत में है। कुमाऊं के शब्द मानसखंड में सबसे पहले कुमाऊं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार, मानसखंड के अनुसार, कुमाऊं की सबसे जो दक्षिणी सीमा है वो काशीपुर है। सबसे उत्तरी वाली सीमा इसकी जो है वो ये सीधे मानसरोवर को मानते हैं, मानसरोवर को।
सबसे पूर्वी सीमा ये डोटी वाला क्षेत्र मानते हैं, ठीक है, ये मानते हैं। और सबसे पश्चिमी वाला क्षेत्र जो मानते हैं वो नंदा पर्वत को माना गया है। मानसखंड ने कुमाऊं को इस प्रकार से बांटा है। मानसखंड ने कुमाऊं को कैसे बांटा है? सबसे उत्तरी सीमा मानसरोवर को माना गया है, सबसे दक्षिणी सीमा काशीपुर को माना गया है, सबसे पश्चिमी सीमा नंदा पर्वत को माना गया है। और इनका कहना है मानसखंड का कि नंदा पर्वत जो है वो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊं का। और सबसे पूर्वी क्षेत्र डोटी, यहाँ पे छत्रेश्वर हुआ करता था, ठीक है, छत्रेश्वर था। छत्रेश्वर जो है वो डोटी में मेंशन करवा रखा है। तो इस प्रकार से स्कंद पुराण का ही एक अंग था मानसखंड, उसके द्वारा कुमाऊं का क्या हो रखा है? सीमांकन हो रखा है। तो देखिए जिस प्रकार से केदारखंड ने सीमांकन कर रखा था किसका? गढ़वाल का, और उसकी लंबाई बताई थी 50 योजन और चौड़ाई बताई थी 30 योजन। तो इसमें इस मानसखंड ने कुमाऊं की लंबाई और चौड़ाई नहीं बताई है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्होंने इनका वो जो सीमांकन है वो कर रखा है। नंदा पर्वत सबसे पश्चिमी, छत्रेश्वर या डोटी सबसे पूर्वी, काशीपुर सबसे दक्षिणी सीमा और मानसरोवर सबसे उत्तरी सीमा। आयोग आपसे क्वेश्चन में भी ये भी बना सकता है कि स्कंद पुराण का जो अंग है मानसखंड के अनुसार कुमाऊं की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी थी? कुमाऊं की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी थी? तो नंदा पर्वत सबसे पश्चिमी सीमा थी। वो ये भी क्वेश्चन बना सकता है कि स्कंद पुराण का अंग जो था मानसखंड, उसके अनुसार कुमाऊं की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी थी? उसके अनुसार कुमाऊं की सबसे उत्तरी सीमा जो है वो है मानसरोवर। तो ये सीमांकन किया गया है किसके द्वारा? स्कंद पुराण में मानसखंड के द्वारा, ठीक है। सबसे पहला उल्लेख जो कुमाऊं के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? मानसखंड। इससे पहले कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसने कुमाऊं के बारे में हमें कोई भी जानकारी दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चल के देखिए कुमाऊं के संबंध में, कुमाऊं के संबंध में 1191 का पुरुषोत्तम दास, देखिए इस टाइम पे पुरुषोत्तम दास एक शासक हुआ करते थे कुमाऊं में। 1191 के आसपास में उन्होंने इस देश को कुमा देश कह रखा है, इसे कुमा देश नाम से संबोधित कर रखा है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, योग कर सकता है कि निम्नलिखित में से 1191 के अभिलेख में किस शासक के एक अभिलेख में कुमाऊं को कुमा देश कहकर संबोधित कर रखा है? ऑप्शन आपके सामने पुरुषोत्तम दास भी हो सकता है, कुछ अन्य भी 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आयोग ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से 1191 नहीं भी देगा, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में कुमाऊं के लिए, निम्नलिखित में से किस शासक के अभिलेख में कुमाऊं के लिए कुमादेश शब्द का उल्लेख हो रखा है? तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? पुरुषोत्तम दास। समझ में आया? 1191 का अभिलेख था इनका। आगे चल के देखिए पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदन बरदाई। इनने एक कृति लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ये स्टार मार्क कर लीजिए, आयोग के हिसाब से स्टार मार्क कर लीजिए। मैंने आपसे वो बता रखा है कि क्या स्टार मार्क करना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे चल के देखिए, बताइए आवाज नहीं आ रही है क्या? सर बोर्ड ही दिखाई दे रहा, आप कुछ भी लिखा है दिखाई नहीं देता है, आप क्या लिख रहे हैं? अच्छा, अब क्या आप दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैं सेंटर में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या आप दिख रहे हैं? सर दिख रहा है सर, इतना ही लिखिए सर, आप नहीं। ठीक है, इतने स्पेस में लिखता हूं, ठीक है। देखिए आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदन बरदाई। ये क्वेश्चन आयोग बनाएगा। चंदन बरदाई इन्होंने लिख रखी है पृथ्वीराज रासो। इनकी बुक है पृथ्वीराज रासो,
ठीक है। इसमें इन्होंने कुमाऊं को कुमाऊं गढ़ करके संबोधित कर रखा है। ये क्वेश्चन आयोग आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे चल के आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंदर बरदाई। इनने एक जो ग्रंथ लिख रखा है उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में इन्होंने कुमाऊं के लिए कुमाऊं गढ़ शब्द से, यानी कह सकते हो कि कुमाऊं का उल्लेख कुमाऊं गढ़ के नाम से कर रखा है इनने। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में या किस एक साहित्य कृति में कुमाऊं के लिए कुमाऊं गढ़ का उल्लेख हो रखा है। उसमें आ सकता है आपके लिए पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और अन्य भी और कुछ भी और भी नाम दे सकता है, 5-6 नाम और भी मेंशन कर सकता है। या ऑप्शन 4 ही आते हैं। ए ऑप्शन ये हो सकता है, बी सी डी कुछ और हो सकता है। तो स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदर बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में कुमाऊं के लिए कुमाऊं गढ़ का उल्लेख कर रखा है। कुमाऊं के लिए कुमाऊं गढ़ शब्द का उल्लेख कर रखा है, ठीक है। आगे चल के देखिए एक बहुत फेमस इतिहासकार हुए उत्तराखंड में, ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि जब दिल्ली सल्तनत का जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिन्हें बोला जाता है, रक्त पिपासु भी इन्हें बोला जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की जब कुर्मांचल विजय या कुर्मांचल जो अभियान था, कुर्मांचल अभियान इन्होंने किया था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कुर्मांचल अभियान किया था, बताया जाता है कि इस अभियान से इनकी जो सैन्य पावर थी वो लगभग 50% से भी डाउन हो गई, क्योंकि इस वाले अभियान में इनके सैनिकों ने इन्होंने कुर्मांचल अभियान में पहले ही सैनिकों को पैसा दे दिया, पहले ही, मतलब अभियान में जाने से पहले ही पैसा दे दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वो सैनिक पैसा लेके सीधे उस अभियान में गए नहीं। तो इस अभियान में बताया जाता है कि एमबीटी की बहुत ज्यादा पावर लगी थी और बहुत ज्यादा पैसा लगा था। तो इस अभियान के बाद, ठीक है, तो जो आयोग है वो आपसे एक क्वेश्चन बना सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक ने मोहम्मद बिन तुगलक के कुर्मांचल अभियान को कुमाऊं से जोड़ रखा है। ऑप्शन आपके सामने होंगे और उस ऑप्शन में अगर कहीं पे भी एबीसीडी में आपको ईश्वरी प्रसाद दिखे तो आंख बंद करके मार के आ जाइए ये ऑप्शन, ठीक है। इनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के कुर्मांचल अभियान को ही कुमाऊं का अभियान बता रखा है। समझ में आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलकर कहा गया है कि सबसे पहला किसी भी ग्रंथ में कुर्मांचल नाम, किसी भी ग्रंथ में कुर्मांचल नाम की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से सबसे पहले गढ़वाल नाम का उल्लेख मैंने आपको बताया था मानवोदय काव्य में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल शब्द का मैंने सबसे पहले उल्लेख बता रखा था भरत कवि के मानवोदय काव्य में, जो मानसा के दरबार में राजकवि हुआ करते थे, ठीक है। उनके मानवोदय काव्य में सबसे पहले गढ़वाल शब्द का उल्लेख हो रखा है। उसी प्रकार से सबसे पहले कुर्मांचल शब्द का जो उल्लेख हो रखा है वो कल्याण चंद्र जो चंद वंश के शासक थे, इनका 1653 का नागनाथ मंदिर अभिलेख है। नागनाथ मंदिर जो है चंपावत में, ठीक है, चंपावत में जो नागनाथ मंदिर है, कल्याण चंद्र के द्वारा 1653 में नागनाथ मंदिर में जो अभिलेख बनाया गया, उस अभिलेख में उन्होंने इस क्षेत्र को कुर्मांचल कह रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुर्मांचल शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कल्याण चंद्र के 1653 में नागनाथ मंदिर के अभिलेख में मिलता है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुर्मांचल इससे पूर्व कहा गया है, ठीक है, इससे पूर्व कहा गया है कि बालेश्वर में महावीर थापा का एक ताम्रपत्र है। बालेश्वर मंदिर में इससे पूर्व, यानी कि कल्याण चंद्र से पहले, पूर्व का मतलब पहले, ठीक है, इनसे पहले बालेश्वर मंदिर में महावीर थापा का एक अभिलेख है, ठीक है। इनने कुमाऊं को कुर्मालय कह के संबोधित कर रखा है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कुर्मांचल जो मिला है ये कुर्मालय कह रहे हैं, इससे पहले कुमादेश भी कह रखा है 1191 में, मैंने आपको बता रखा किसमें,
पुरुषोत्तम दास जो शासक हुआ करते थे तत्कालीन समय में, उनके 1191 के अभिलेख में कुमादेश शब्द का उल्लेख मिल रखा है। उसके बाद आगे चल के बालेश्वर ताम्रपत्र में महावीर थापा का था, इन्होंने इस क्षेत्र को कुर्मालय कह रखा है। आगे चलकर कल्याण चंद्र ने 1653 में नागनाथ मंदिर में जो अपना अभिलेख स्टैंड करवाया, उसमें इस प्रदेश को एग्जैक्ट कुर्मांचल नाम दिया। इसी कुर्मांचल से कहा गया कि कुमाऊनी जो भाषा है, इसी कुर्मांचल से कुमाऊनी भाषा में वर्तमान में क्या हो गया है, कुमाऊं हो गया है। ठीक है, आगे चल के देखिए एक शासक और हुए रुद्रचंद। हर चीज स्टार मार्क कर दीजिएगा, हर चीज को स्टार मार्क कर दीजिएगा, आयोग ये क्वेश्चन बनाएगा। मैं हर चीज आपको स्टार मार्क ही बता रहा हूं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति। इससे जानेंगे किस किस ग्रंथ में, किस किस साहित्यकार में कहां पे हमारे कुमाऊं शब्द का उल्लेख मिलता है, चाहे वर्तमान में कुमाऊं हो या पहले किसी और नाम से वो उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखिए कल्याण चंद्र आपने पढ़ लिया, अब रुद्रचंद आते हैं। रुद्रचंद का एक नाटक है उसारा गोदक। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन आयोग बना सकता है कि निम्नलिखित में से किस शासक का एक नाटक है उसारा गोदक। निम्नलिखित में से किस एक शासक का नाटक है उसारा गोदक। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसारा गोदक रुद्रचंद का है और रुद्रचंद ने उसारा गोदक में, ये क्वेश्चन बन सकता है, रुद्रचंद ने उसारा गोदक में कुमाऊं को कुर्मुगिरी कह रखा है। कुर्मुगिरी कर संबोधित कर रखा है। ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस चंद्र शासक ने अपने एक ग्रंथ में कुमाऊं को कुर्मुगिरी कह के संबोधित कर रखा है, तो वो है रुद्रचंद। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में कुमाऊं के लिए कुर्मुगिरी नाम आ रखा है, मतलब। ठीक है, ऑप्शन होगा आपके पास 3, जहां पे भी आपको उसारा गोदक मिले उसको मान के आ जाइएगा ऑप्शन में कि हाँ भैया उसारा गोदक में ही कुमाऊं के लिए कुर्मुगिरी शब्द का उल्लेख कर रखा है। और ये नाटक किससे संबंधित था, रुद्रचंद से। और रुद्रचंद ने इसमें क्या कर रखा है, कुमाऊं के लिए कुर्मुगिरी शब्द का उल्लेख कर रखा है। तो हम देख रहे हैं जगह जगह हमें कुमाऊं शब्द का उल्लेख मिल रहा है, लेकिन अलग अलग नाम से। एग्जैक्ट जो मिला अभी तक हमें कुर्मांचल नाम मिला कल्याण चंद्र के 1653 में नागनाथ मंदिर में जो इसका अभिलेख है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हो, है ना। ठीक है, रुद्रचंद के उसारा गोदक में इसे कुर्मुगिरी कह रखा है। ठीक है, आगे चल के, ठीक है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, 1 मिनट में कैमरा देख लेता हूं।